नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स के अंतर्गत वेतन में से कटौतियाँ और अनुलाभ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेतन में से कटौतियाँ कौन कौन सी होती है। तो वेतन शीर्षक की कर योग्य आय गणना करते समय आयकर अधिनियम धारा 16 के अंतर्गत उपलब्ध कटौतियों को घटाया जाता है। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं तो इसमें डिडक्शन कौन कौन सी मिलती है, ये अंडर सेक्शन 16 यानी 16 धारा 16 में दे रखा है। ये कटौती नियम प्रकार है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो रोजगार के उद्देश्य के लिए किए गए व्ययों के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए नई धारा 16 फर्स्ट ए जोड़ी गई। इस धारा के अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों निम्नलिखित में सबसे कम राशि उसकी कटौती मिलेगी। ग्रॉस सैलरी या 50,000 रुपये, इन दोनों में जो कम होगा यानी 50,000 रुपये तक कटौती मिलेगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वैधानिक कटौती है, प्रमाणित कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये तक है। सेकंड है मनोरंजन भत्ते कटौती, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेज। यह जो अमाउंट है, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कंपनी के ग्राहकों के मनोरंजन के लिए कोई राशि प्रदान की है तो उसे मनोरंजन भत्ता कहते हैं। सर्वप्रथम ऐसे भत्ते की राशि को आय में जोड़ दिया जाता है, फिर सकल वेतन में से मनोरंजन भत्ते की कटौती प्रदान की जाती है। पहले हम क्या करेंगे, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसको सैलरी में ऐड कर देंगे, फिर हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे। यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों के ही उपलब्ध है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही उपलब्ध है। धारा सेकंड के अनुसार 16 सेकंड के अनुसार कटौती निम्नलिखित में से जो सबसे कम राशि हो उसको मिलेगी। पहले एक्चुअल जो अमाउंट आपको मनोरंजन भत्ते की मिली है वो आएगी, मूल वेतन का 20% और 5,000 रुपये मैक्सिमम। इस कटौती को देते समय वास्तविक व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता। यदि सरकारी कर्मचारी मनोरंजन भत्ते की प्राप्त राशि पूर्णतः व्यय कर दे या इससे अधिक व्यय कर दे तो भी कटौती की राशि उपरोक्त अनुसार ज्ञात की राशि होगी, यानी वो 5,000 रुपये मैक्सिमम ही उसको मिलेंगे। रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती, डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अंतर्गत अथवा अन्य किसी विधान के अंतर्गत रोजगार पर लगाए गए किसी कर का भुगतान कर्मचारी ने गत वर्ष में किया है तो उस कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की संपूर्ण राशि की कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय में से उस गत वर्ष में की जाएगी। अगर रोजगार पर कर लगाया गया है, उसने खर्च किया है तो भुगतान किया है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। यदि कर्मचारी के नियोजन कर की राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई संपूर्ण राशि कर्मचारी के हाथों में कर योग्य होगी। तो ये कर्मचारी का दायित्व है, वो उसने नियोक्ता ने भुगतान कर दिया तो उसके लिए कर योग्य हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनुलाभ, परक्विजिट्स और पक्ष। तो परक्विजिट है, अनुलाभ है। सबसे हम जानते हैं अनुलाभ है क्या चीज़। तो अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं लाभों को सम्मिलित किया जाता है, यानी वेतन के अलावा जो उसको लाभ मिलते हैं उसको हम अनुलाभ कहेंगे। ये सुविधाएं अथवा लाभ नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को स्वेच्छा से अथवा किसी अनुबंध के अधीन प्रदान की जाती है। ये नगद या वस्तु या सुविधा रूप में दी जा सकती है। आयकर हेतु केवल सुविधा एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं। अगर सुविधाएं मिल गई या लाभ दे दिया गया तो उसको हम अनुलाभ मानेंगे। जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं लेकिन जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसको हम मनी में माप सकते हैं। आयकर की दृष्टि से नगद मिलने वाले लाभों को भत्ता अथवा वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं। जो आपको जैसे पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा हमने, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो सैलरी की जगह अगर कोई वेतन कैश मिलता है तो उसको हम प्रॉफिट ऑन ल्यू ऑफ सैलरी मानेंगे। इसके अंतर्गत हम सुविधाएं और लाभ ही ले सकते हैं। अनुलाभों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो पक्ष है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है, क्या पॉइंट हमारा है, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। ऐसे अनुलाभ जो परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य। ख पॉइंट है, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है
वो कौन से होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। यह पॉइंट है सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, ऐसे अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। तो 3 प्रकार के। अब सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, क्या पॉइंट हमारा है, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। निम्नलिखित अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होते हैं। किराए से मुक्त मकान की सुविधा, अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को किराए से मुक्त मकान की सुविधा प्रदान कर रखी है तो ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली किराए से मुक्त मकान की सुविधा 2 प्रकार की हो सकती है, असुसज्जित मकान और सुसज्जित मकान। असुसज्जित मतलब है फर्नीचर विद फर्नीचर नहीं होना, और सुसज्जित मतलब विद फर्नीचर होना, यानी उसके अंदर सुविधाएं और भी सुविधाएं का होना, और असुसज्जित में खाली मकान नहीं होना। इस सुविधा का मूल्यांकन आय के नियमानुसार करके कर्मचारी की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है। तो इसकी जो आगे वैल्यूशन है वो, इसका वैल्यूशन क्या करेंगे वो आगे बताएंगे। सेकंड है होटल में रहने की सुविधा। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी सरकारी अथवा गैर सरकारी को आवास सुविधा होटल में उपलब्ध कराई जाती है तो इस सुविधा का मूल्यांकन आय का नियमानुसार करके कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट है कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। कर्मचारी कोई दायित्व है और उसका भुगतान नियोक्ता ने कर दिया है तो भी वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा। यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता उन्हें भुगतान नहीं करता तो कर्मचारी को करना पड़ता, ऐसी स्थिति में नियोक्ता के भुगतान की राशि अनुलाभ मानी जाएगी। और नियोक्ता ने कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कर दिया है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा एवं कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। ऐसे भुगतानों कुछ उदाहरण देखिए। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा व्ययों के लिए नियोक्ता ने भुगतान कर दिया, कर्मचारी के पानी बिजली के बिलों का भुगतान कर दिया, होटल क्लबों का भुगतान कर दिया, ऋण का भुगतान कर दिया, नौकर का वेतन का भुगतान कर दिया, आयकर का नियोक्ता ने भुगतान कर दिया, और मोटर कार खर्चों का भुगतान कर दिया। तो इस प्रकार करते हैं जो है तो कर्मचारी के, पर नियोक्ता ने भुगतान कर दिया तो कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। इसमें स्पष्टीकरण देखिए। यदि पानी बिजली गैस का कनेक्शन नियोक्ता ने अपने नाम से लिया है एवं बाद में इनके बिलों का भुगतान भी नियोक्ता किया है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए करी होगी, विशिष्ट कर्मचारी के लिए करी होगी। यदि कर्मचारी को घरेलू नौकर की सुविधा देने तो नौकर की नियोक्ता द्वारा की गई एवं वही इसका भुगतान करता है तो ऐसी सुविधा के लिए केवल विशिष्ट कर्मचारी, नौकर की जो व्यवस्था है उसने करी है, नियोक्ता ने करी है और उसका भुगतान वही कर रहा है तो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी के प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान। नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम अथवा वार्षिकी अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि अनुलाभ मानी जाती है एवं कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। अदर फ्रिंज बेनिफिट्स है, आनुषंगिक लाभ है। वित्त अधिनियम 2003 की धारा 17(2) में एक नया वाक्य 4(6) सम्मिलित किया गया है। इस वाक्य के अनुसार कुछ आनुषंगिक लाभों के अनुलाभों में सम्मिलित किया गया है जिसका विस्तृत आगे दिया गया। 6th पॉइंट हमारा है अधिवार्षिक की निधि में नियोक्ता का अंशदान। जो सुपर एनुएशन उसकी जो फंड है, अधिवार्षिक की निधि में नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में 1,50,000 रुपये से अधिक हो तो आधी की राशि है वो कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब 6 पॉइंट है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। अब विशिष्ट कर्मचारी होते क्या हैं? एक ऐसा कर्मचारी जो निम्नलिखित 3 शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। स्पेसिफिक एम्प्लॉयज होता है वो, या तो वह कंपनी का संचालक हो या उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो। 20% से अधिक 20% अगर उसके पास मताधिकार वाले अंश है तो विशिष्ट कर्मचारी है। थर्ड पॉइंट है गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो। कर योग्य जो राशि हो 50,000 रुपये से अधिक होने पर भी वह विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा। अब स्पष्टीकरण 50,000 गणना कैसे करेंगे हम? 50,000 की गणना करने के लिए वेतन में निम्नलिखित मौद्रिक आयों को सम्मिलित किया जाएगा। तो पहला है मूल वेतन, बेसिक सैलरी आएगी। सभी प्रकार के भत्तों की कर योग्य राशि, ऑल अलाउंसेज जिसकी टैक्सेबल जो अमाउंट है वो आ जाएगी। बोनस आएगा, कमीशन आएगा, ग्रेच्युटी आएगी, पेंशन आएगा, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन आएगा
अर्जित अवकाश, अर्न लीव सैलरी, यात्रा सहायता कर योग्य भाग, कर्मचारी के दायित्वों का नियुक्त द्वारा भुगतान, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का कर योग्य भाग, जिनमें पॉलिसी वार्षिक का नियुक्त द्वारा भुगतान, कर्मचारी द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्ययों का नियुक्त द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति, किंतु भविष्य निधि का कर योग्य भाग नहीं लेते। यानी ये सब जोड़ने के बाद अगर 50,000 रुपये से अधिक आता है तो विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा। उपरोक्त सभी राशियों के योग में सकल मौद्रिक आय कहा जाता है। इस योग की कुल राशि में से धारा 16 वर्णित प्रमाणित कटौती, मनोरंजन भत्ते कटौती एवं नियोजन कटौती, इन कटौतियों का वर्णन पूर्ण कर लिया गया है, घटा दी जाती है। शेष बची रही 50,000 से अधिक है तो इसे कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी मान जाएगी। यानी ये सब जोड़ने के बाद डिडक्शन देनी है अपने को 3 जो मैंने पहले बताई थी, और घटाने के बाद अगर 50,000 रुपये बचते हैं तो वो विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। एक विशिष्ट कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क अथवा रियायती दर के सभी लाभ एवं सुविधाएं कर योग्य होती है। ऐसी सुविधाओं का कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा, बिजली पानी गैस की सुविधा, घरेलू नौकरों माली चौकीदार फर्राश रसोई आदि की सुविधा, मोटर कार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, अवकाश यात्रा वेतन सहायता, परिवहन व्यवसाय में कार्य कर्मचारियों की यात्रा सुविधा। कर्मचारी की कोई भी सुविधा देने, कर्मचारियों के दायित्वों का भुगतान करने में अंतर है। उपरोक्त सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, चाहे नियोक्ता सुविधाएं अपने साधनों में से दे, इसके लिए अन्य व्यक्तियों को भुगतान करे, लेकिन इन सुविधाओं के संबंध में कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता द्वारा करता है। तो ऐसा भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। यदि कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन मिलता है तो विशिष्ट कर्मचारी निर्धारण में सभी नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त वेतन समझे। अगर एक से अधिक नियोक्ता है तो सभी नियोक्ताओं का मूल वेतन सब जोड़ के 50,000 राशि हम ज्ञात करेंगे। यदि कर्मचारी 2 या 2 से अधिक संस्थाओं में कार्यरत है, वे उनमें से किसी एक में संचालक अथवा किसी एक कंपनी स्वारोहित है, उक्त अनुलाभ केवल इसी कंपनी दे दिए तभी कर योग्य होंगे। ऐसी कंपनी जिसने उक्त अनुलाभ दिए किंतु कर्मचारी का उसमें स्वारोहित नहीं अथवा उसका संचालक नहीं है तो ऐसे अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल लिया है 18 नंबर 3, रमन आरबीडी लिमिटेड एवं एबीडी लिमिटेड में अंशकालिक कर्मचारी के रूप में विक्रयकर्ता नियुक्त है। गत वर्ष में उसकी आय के निम्न विवरण उपलब्ध है। बेसिक सैलरी दोनों को दे रखी है, आरबीडी और एबीडी में। डीए दे रखा है, एजुकेशन अलाउंसेज फॉर 2 चिल्ड्रन, इसमें एबीडी में 3,000 है। रिप्लेसमेंट ऑफ बिल ऑफ लाइट एंड गैस 24 रुपये आरबीडी में। मेडिकल अलाउंसेज 2,000 रुपये एबीडी लिमिटेड में। रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल बिल में 4,700 आरबीडी लिमिटेड में। ट्रीटमेंट वाज टेकन इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,000 रुपये, इसमें 1,200 रुपये। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन है 5,000 रुपीज़। रमन न तो उपयुक्त कर्मचारी में संचालक है, न ही उसमें सार्वजनिक हित रखता है। क्या रमन आयकर के लिए दृष्टि विशिष्ट कर्मचारी है? तो इसका विशिष्ट कर्मचारी है या नहीं ये निकालना है। तो सबसे पहले मिलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दोनों जुड़ जाएगी 50,000 रुपये 30,000 रुपये, तो 80,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। डीए भी दोनों को जोड़ देंगे 16,000 और 4,000, 16 और 4। एजुकेशन अलाउंसेज फॉर 2 चिल्ड्रन 4,000 रुपये। अब एजुकेशन अलाउंसेज है वो 100 रुपये पर 2 बच्चों तक और एग्जम्प्टेड होती है, तो 3,000 मिल रहे हैं उसको। तो उसके 2 बच्चों को 100 × 2 × 12 तो 24 रुपये टैक्स फ्री हो जाएंगे, 600 टैक्सेबल हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट एंड गैस बिल्स दोनों के टैक्सेबल होगा, 24 रुपये आ जाएंगे। मेडिकल अलाउंसेज भी टैक्सेबल होगा, मेडिकल रिप्लेसमेंट भी टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स इसके अंदर शामिल नहीं है, इसमें था इसमें नहीं आएगा। एंड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स इसमें जो है वो मकान वाला इसमें शामिल नहीं है, खाली जो ये अमाउंट है ये हमें लेनी है विशिष्ट कर्मचारी निर्धारण में। तो इसमें हाउस जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें हम जोड़ लेंगे तो 1,09,700 हो जाएंगे। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपये, तो 59,700 हमारा टैक्सेबल कैश एमोल्यूमेंट्स आ गया।
तो रमन को दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त कर मौद्रिक राशियों का योग 50,000 से अधिक है, तो ये विशिष्ट कर्मचारी है। अब सभी कर्मचारियों का कर मुक्त अनुलाभ है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।